आज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बागडोर नितिन नवीन संभाल रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर नहीं है, बल्कि खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस कहा है। अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी दफ्तर में उनके कमरे तक लेकर गए, उन्हें कुर्सी पर बैठाया। पीएम मोदी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, तो मंच की तस्वीरें हैं, लेकिन दफ्तर तक पीएम ने खुद उनको छोड़ा। पीएम मोदी ने, ये तस्वीरें वही हैं, पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मिले, जिसमें उनकी पत्नी दीपमाला और उनके 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बॉस बताकर एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला तो ये कि बड़े से बड़ा पार्टी का नेता भी नितिन नवीन की कम उम्र के कारण उनको हल्के में ना ले। दूसरा, नितिन नवीन को कमान बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाता है। और तीसरा, नितिन नवीन के ऊपर पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में जीत दिलाने की चुनौती ही नहीं, बल्कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य रख दिया गया है। नितिन नवीन का बीजेपी का अध्यक्ष बनना एक साधारण कार्यकर्ता का शिखर पर पहुंचने वाली घटना है। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, जिनमें नितिन नवीन बहुत कम उम्र के दिखाई देते हैं और अपने माता पिता के साथ हैं। ये फाइल तस्वीरें हैं, उनकी दफ्तर से प्रोवाइड की गई हैं। छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी मंजिलों को नाप लेने का संघर्ष क्या होता है, इसको नितिन नवीन की इन तस्वीरों से आप बखूबी समझ सकते हैं। उनकी इसी क्षमता को आज पीएम मोदी ने सराहा भी है। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां के डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव में सिर्फ 1 में बीजेपी की सरकार भी है, 4 में बीजेपी को सरकार बनाने का दावा खुद नितिन नवीन कर रहे हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। खैर, आज चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। सबसे आखिर में आज के पब्लिक व्यू में जो पहला व्यू है वो श्रेया शांडाले जी का पोस्ट आया है। जिस तरह सनातन के प्रधानमंत्री शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, क्या किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की प्रशासन की हिम्मत होती? दूसरा जो पोस्ट है वो हरी शर्मा का है। बाबा बागेश्वर बोले, अब प्रत्युत्तर में बहुत से बोल सुनाई देंगे। भारत में चेतना काल चल रहा है, सभी अपने अपने समुदाय को चेतन करने में लगे हुए हैं। पौने 2 घंटे तक युवराज मौत से लड़ता रहा। महज 20 किलोमीटर दूर मौजूद एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में 1 घंटे 55 मिनट कैसे लग गए? जब लोकल पुलिस और एसडीआरएफ का हौसला ठंडे पानी से ठंडा पड़ा, तो एनडीआरएफ को ही सही समय पर क्यों नहीं बुला लिया गया? क्या वहां मौजूद लोकल पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सेफ्टी टीम के अधिकारी सिर्फ एक नौजवान को डूबते हुए देखने के लिए गए थे? कुछ ऑफिसर्स पर एक्शन से क्या नोएडा की करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी मिल गई है? भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई तैयारी की जा रही है? अगर नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में सिस्टम इस तरह से फेल है, तो देश के बाकी इलाकों में क्या लोगों की जिंदगी राम भरोसे है? नोएडा में सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसकी एक बानगी आज फिर देखने को मिली। वो कार जिसमें बैठकर युवराज की मौत हुई थी 3 दिन पहले, वो करीब 90 घंटे के बाद निकाली गई है।
90 घंटे, और इसको निकालने में आज करीब 6 से 7 घंटे प्रशासन के लगे। ये इस सिस्टम का हाल है हमारे। बानगी वाली जगह पर ये घटना आपको दिख रही है। 90 घंटे के बाद युवराज की कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कार को पानी से भरे गड्ढे में ढूंढने में दिन भर गोताखोरों की टीम लगी रही। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ पिछले 7 घंटे से कार की तलाश हुई। दिन के उजाले में दोपहर के 12 बजे के आसपास कार को ढूंढने का काम शुरू हुआ था। आज कोई कुहासा नहीं था, कोई कोहरा नहीं था, कोई ठंड नहीं थी, बढ़िया धूप खिली हुई थी। उस वक्त भी 7 घंटे लगे हैं। हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, गोताखोर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनकी टीमें लगी रहीं, सोनार मशीन की मदद ली गई। ना कोहरा था ना धुंध थी, बड़े अफसर दिन भर लगे रहे, तब जाके 7 घंटे के बाद कार को ढूंढा जा सका। यानी हमारी टीम कितनी चुस्त दुरुस्त और कितना बढ़िया हमारा सिस्टम है, उसकी बानगी आज नोएडा ने एक बार फिर से देखी है। आज 7 घंटे की जिस परिश्रम के बाद कार को निकाला गया, उसके बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो युवराज जो 2 घंटे तक, करीब 1.5 से 2 घंटे तक चीखता चिल्लाता रहा, उसको ये लोग बचा लेते, वो भी कुहासे के वक्त रात को 1 बजे के आसपास। जिस सिस्टम को सही ढंग से चलाए रखने के लिए हम और आप मोटा टैक्स देते हैं, वो सिस्टम तमाशबीन बनकर युवराज को आज डूबते देख रहा है। युवराज को बचाने पुलिस की जो टीम उस रात पहुंची थी, उसे नॉलेज पार्क के एसएचओ सर्वेश सिंह लीड कर रहे थे। जी हां, इन नामों को अच्छे से देख लीजिए। ये लोग मौके पर मौजूद थे। नोएडा के सीईओ पर उसको प्रतीक्षारत कर दिया गया, एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जो लोग मौके पर उस रात मौजूद थे, जब युवराज चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ बचाओ, तब वहां कौन खड़ा हुआ था? नॉलेज पार्क के एसएचओ सर्वेश सिंह लीड कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम जो वहां पहुंची, उसमें 7 से 8 लोग थे, वो वहां मौजूद थे। नॉलेज पार्क फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार कमांड कर रहे थे इस टीम को। प्रदीप कुमार नाम है इनका। ये वो लोग हैं जिनके साथ इनकी टीम थी और वो रात को 12:30-1 बजे वहां पहुंचे थे और इनके ऊपर दायित्व था, इनकी जिम्मेदारी थी युवराज को बचा के लाए। अब सवाल यह है कि अफसर और इनकी टीम के लोगों को, जिन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह और ट्रेनिंग ली है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए ये पहले खड़े क्यों नहीं दिखाई देते? ये तमाम लोग सरकारी तमाशबीन कैसे बने रहते हैं? ठंडे पानी के डर से किनारे खड़े रहना जब तक युवराज और उसकी कार डूब नहीं गए, किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, सुनिए उस मोनिंदर के मुंह से। वो डिलीवरी बॉय जो कि ट्रेंड स्विमर नहीं था, जो कि कोई रेस्क्यू टीम का पार्ट नहीं था, पर उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। पानी तो इतना ठंडा था, टेम्परेचर -1000 जी, इतना ठंडा था कि हाथ देकर भी वो डर रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले हाथ देने में, पाम देने में वो इतना डर रहे थे पानी पे। वो जो उनके पास जो छोटी नाव थी 3x6 की, उस पर लंबे लेटकर हाथों से उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन उसकी चौड़ाई 3 फुट थी, हाथ चप्पू की तरह नहीं चल पा रहे थे, तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो। तो उसके कारण वो उसके अंदर नहीं घुसे। ठंडा पानी इतना था कि मैं जब पानी के बाहर आया था ना 30-40 मिनट बाद, मेरी बॉडी इतनी सुन्न थी, अगर मेरे कोई हाथ को काटता ना चप्पू से, मुझे तब भी पता नहीं चलता, मेरी बॉडी इतनी सुन्न थी। मोनिंदर ही वो शख्स है जिन्होंने 31 दिसंबर को इसी जगह ट्रक पर हुए हादसे में ड्राइवर को अपनी सूझबूझ से बचाया था। जी हाँ, यही वो व्यक्ति है जो 2 बार पानी में कूदकर 2 लोगों, एक की जान बचा चुका और एक का प्रयास किया। उसे क्या पता था कि 2 हफ्ते बाद फिर वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने होगा, वही मंजर दोहराया जाएगा। इधर युवराज की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम ने आज सेक्टर 150 के हादसे वाली स्पॉट का मुआयना किया। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम एक्सीडेंट स्पॉट पर आज दिखी। 5 दिनों में एसआईटी को रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी चीफ और मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर से मीडिया ने सीधा सवाल किया कि क्या ठंडे पानी की वजह से युवराज को मदद नहीं पहुंची, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के जो लोग थे वहाँ पे कह रहे थे पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए सर मदद के लिए पहुँच नहीं पाए। अभी हम लोग सब पहलुओं को देख रहे हैं। जब सभी पहलुओं को देख लेंगे तो इसको आपको निर्णय बताएंगे। तो हम लोग पूरी चीज को देख के फिर आपको बता पाएंगे। अब आपको नोएडा सेक्टर 150 के उस सड़क के बारे में बताते हैं जहां से शुक्रवार रात युवराज अपनी कार से गुजर रहे थे। ये वो मौत वाली सड़क है, करीब करीब 90 डिग्री का टर्न है। देखिएगा इस तस्वीर में, बहुत साफ टॉप एंगल शॉट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ना कोई साइन बोर्ड यहां लगा है, बस एक पतली सी बाउंड्री वॉल है, उसके पीछे गड्ढे में भरा हुआ। ये देखिए, ये सीधी सड़क है, ये 90 डिग्री का एंगल लेती है, इसके चारों तरफ गड्ढा है जहां पे पानी भरा हुआ है। यही विवाद की जगह है। युवराज इस तरफ से आ रहा था और यहां को दीवार को तोड़ता हुआ सीधे अंदर पानी में चला गया। अब आपको रियल तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये ट्रैफिक, ये देखिए, ये आज की
तस्वीरें दिन में हम ले लिए टॉप एंगल पर जाके। नवभारत के वीडियो जर्नलिस्ट ने जाकर इसको शूट किया और स्पॉट से लेकर आए जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का एक काम चल रहा था। इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद, हमने आपको कल ही दिखाया था कि कैसे इस जगह पर मदद नहीं पहुंच पाई। आज इस गड्ढे वाले, जो ये गड्ढा है पीछे आपको दिख रहा है, इस गड्ढे वाले का जो प्लॉट का मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सलाखों के पीछे है। युवराज की मौत के 3 दिन बाद ही सही पुलिस प्रशासन अब एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों से बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई करने की बातें की हैं। नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभय MZ विस्टाउन का मालिक है, जिसकी कंपनी का नाम विस्टाउन बिल्डर ने साल 2020 में लोटस ग्रीन से यह प्लॉट सब लीज पर लिया था और यह वो शख्स है जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो लोग उस रात मौजूद थे उन पर कार्रवाई कब होगी, उनके नाम कब सार्वजनिक होंगे। वो पुलिस अधिकारी, वो फायर के अधिकारी, वो SDRF के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, वो उन पर क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, क्या उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में अब देश जानना चाहेगा। खैर आगे बढ़े उसके पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ सियासी दल घुसपैठियों को कवर देते हैं, ऐसी पार्टियां जनता के सामने बेनकाब होंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर लगे दिखे, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेट खिलाड़ी की ड्रेस में दिखाया गया। दोनों को 2027 और 2029 का कप्तान बताया गया है। असम के कोकराझार में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद हिंसक झड़प हुई, पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी से इलाके में तनाव बना हुआ है।